अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और बाकी इसके बारे में जितनी इंफॉर्मेशन, इसके स्पेक्ट्रा वगैरह किस तरह से सॉल्व करते हैं और आईआर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले हम लोग देख लेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। जिस तरह हम लोग ने देखे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है इंट्रैक्शन ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट का और मैटर का जो आपस में इंट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब किसी भी मैटर का जब लाइट के साथ एक्सपोजर होगा तो वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगी, दैट इज बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चेंज है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम लोग आईआर रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हम लोग पढ़ते हैं बिहेवियर ऑन मैटर। हम लोग इसमें आईआर रेडिएशंस लेते हैं। आईआर रेडिएशंस कौन सी होती हैं? बेसिकली आईआर रेडिएशन ऐसी होती हैं जिनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है लेकिन लोअर एनर्जी होती है विजिबल लाइट की निस्बत। मीन्स इनकी एनर्जी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। Then infrared radiation generally refers to the analysis of interaction of molecule with infrared light. इसीलिए इंफ्रारेड लाइट के थ्रू या इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू किसी भी मॉलिक्यूल को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। जिस तरह हम देखते हैं, बस ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक स्पेक्ट्रम है। इसके जो आईआर रेडिएशंस हैं वो विजिबल लाइट से पहले आती हैं, मतलब विजिबल लाइट से इनकी एनर्जी कम होती है। पॉइंट, आईआर रेडिएशन विजिबल लाइट से कम एनर्जी की होती हैं लेकिन इनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से ज़्यादा होती है। एनर्जी कम लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज आईआर रेडिएशन किस तरह की रेडिएशन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिस तरह अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ वेवलेंथ ज़्यादा होती है विजिबल लाइट की निस्बत, लेकिन रेडियो वेव की निस्बत शॉर्टर होती है। और इसका जो वेवलेंथ रीजन है वो 2.5 से 25 माइक्रोमीटर है। और अगर हम इसके बात करें पर सेंटीमीटर में, क्योंकि जो कॉमनली यूज होता है वेव नंबर के लिए यूनिट वो होता है पर सेंटीमीटर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है कि यहाँ जो वेव नंबर है दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। जब हम लोग वेव लेंथ का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास वेव नंबर आ जाएगा। अगर हम इस वेव लेंथ को वेव नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 4000 से 400 पर सीएम आएगा। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन को या ट्रांसमिटर्स वगैरह को वेव नंबर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आईआर स्पेक्ट्रम बेसिकली 3 रीजन्स में डिवाइड होते हैं, नियर इंफ्रारेड रेडिएशन, मिडल इंफ्रारेड रेडिएशन और फार इंफ्रारेड रेडिएशन। देखते हैं। यस, दिस इज इंफ्रारेड रेडिएशंस। ये हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। अगर हम देखें तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की एक तरफ विजिबल लाइट है जो कलर्ड होती है, हमें विजिबल होती है, और दूसरी तरफ माइक्रोवेव है। देखिए तो विजिबल की एनर्जी ज़्यादा होती है इंफ्रारेड से लेकिन इसकी वेवलेंथ कम होती है इंफ्रारेड से। अगर माइक्रोवेव देखें तो माइक्रोवेव्स की जो एनर्जी है वो कम होती है इंफ्रारेड से लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ओके, तो इंफ्रारेड बेसिकली 3 में है, नियर इंफ्रारेड, मिडल इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। अगर हम नियर इंफ्रारेड देखें तो ये विजिबल के करीब है, मतलब इसकी एनर्जी क्वाइटली ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फार इंफ्रारेड, क्योंकि माइक्रोवेव के करीब है, विजिबल से दूर है। जिस तरह हम लोग ना इस तरफ मूव कर रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है और वेवलेंथ कम हो रही है, और अगर यहाँ मूव करें तो एनर्जी ज़्यादा होती है और वेवलेंथ एनर्जी यहाँ कम हो रही है और वेवलेंथ ज़्यादा हो रही है। तो जो फार आईआर रेडिएशन है उनकी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू नियर आईआर रेडिएशन। देन प्रिंसिपल है कि आईआर रेडिएशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है।
Basically, when the certain molecules are exposed to IR light, it will absorb the energy to make the atom of molecule vibrating. जब कोई भी specific type of molecule का exposure होता है IR light से, तो क्या होता है कि आयर की एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा सके, कि मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, क्योंकि आयर बहुत लोअर एनर्जी होती है। जिस तरह हम लोगों ने पीछे स्पेक्ट्रम देखा कि इसकी एनर्जी विजिबल से भी कम होती है। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है, मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करा सकता है। वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये सिर्फ मॉलिक्यूल को वाइब्रेट करवाता है, ये मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग वगैरह नहीं करा सकता, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। तो जब कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसका एक्सपोजर होगा आईआर लाइट से, तो वो क्या करेगा, उसके जो मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं वो वाइब्रेट करने लग पड़ेंगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन शो करेंगे। उनकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ एटम एंड लेंथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एटॉमिक बॉन्डिंग। कितनी वाइब्रेशन होगी डिपेंड करता है कि एटॉमिक बॉन्डिंग किस तरह की है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटॉमिक बॉन्डिंग है, क्या कितनी ज़्यादा वीक एटॉमिक बॉन्डिंग है, लेंथ कितनी है, और किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं। अब ऑब्वियसली अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, कि जितनी ज़्यादा लेंथ होती है बॉन्ड उतना वीक होता है। तो उसके लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होगी उसे वाइब्रेशन करवाने के लिए। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, छोटा मतलब लेंथ कम होगी बॉन्ड की, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को रेजोनेट करवाने के लिए या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को वाइब्रेट करवाने के लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायर होगी, उसकी जो वाइब्रेशन एनर्जी है, उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल वाइब्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय एब्जॉर्प्शन रेडिएशन इन द सेम frequency of its origin vibrations. Next time, what kind of sample be able to absorb IR radiations? कहते हैं कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें IR रेडिएशन सैंपल एब्जॉर्ब कर सकता है। मींस कि कुछ कंपाउंड IR एक्टिव होते हैं और कुछ कंपाउंड IR इनएक्टिव होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डायपोल मूवमेंट होता है, स्पेसिफिक डायपोल मूवमेंट मतलब कोई भी पोलर मॉलिक्यूल हो, वो आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और वाइब्रेट करता है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसका डायपोल मोमेंट चेंज नहीं हो रहा, जिसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, वो आईआर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेंगे। जिस तरह से अगर हम देखें, ये है O2 का मॉलिक्यूल है, इसका 3D स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल है, यानी ये भी ऑक्सीजन ये भी ऑक्सीजन, सिमेट्रिकल है। तो इसमें डायपोल मोमेंट 0 है, क्योंकि दोनों सेम एटम है ना, सेम एटम है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो ये क्या होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, तो ये क्या है, हमारे पास आईआर इनएक्टिव है। देन हम लोग देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन। अब हमें पता है ऑक्सीजन कार्बन की निस्बत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी विदड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इनके दरमियान में एक पोल्स जनरेट हो जाएंगे, इनका एक स्पेसिफिक डायपोल मोमेंट होगा। तो इस डायपोल मोमेंट की वजह से हम कहते हैं कि ये जो कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूवी एक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन की, किसकी इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह से होती है आईआर रेडिएशन की, सॉरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस तरह से कंपाउंड एनालाइज करते हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है हमारे पास लाइट सोर्स, कि जिससे हम लोग आईआर रेडिएशन प्रोड्यूस करवा रहे हैं। और इन केस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो लाइट सोर्स यूज होता है वो होता है निक्रोम वायर। Nichrome wire is used as a light source in IR spectroscopy. Then we faced the mirrors. हमारे पास मिरर्स होते हैं, ये मिरर्स वगैरह होते हैं। ये मिरर्स क्या करते हैं, लाइट को एक गाइड करते हैं, लाइट को एक स्पेसिफिक पाथ पे लेके जाते हैं। देन हमारे पास क्या होता है, एक रेफरेंस सेल होता है और एक सैंपल सेल होता है। ये मिरर का काम क्या होना होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करके रेफरेंस में से और सैंपल में से गुजारे। तो लाइट यहाँ रेफरेंस में से और सैंपल में से गुजरेगी। देन दिस इज कॉल्ड बीम चॉपर। ये इस मोटर से रन करता होता है। ये क्या करेगा, बेसिकली ये 1 by 1 लाइट को पास करेगा, यानी जब इसको सैंपल वाली लाइट को अलाउ करेगा
तो रेफरेंस वाली को स्टॉप करेगा, और जब रेफरेंस वाली को अलाउ करेगा तो सैंपल वाली को स्टॉप करेगा। अब यहाँ इसने सैंपल वाली को जब स्टॉप की तो ये रेफरेंस वाली लाइट जाएगी, यहाँ मिरर से कनेक्ट होगी, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और देन ये स्लिट की तरफ जाएगी। इस तरह जब ये बीम चॉपर नीचे की तरफ आएगा तो ये रेफरेंस वाली जो होगी ना हमारे पास लाइट, वो रेफरेंस वाली रेडिएशन जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और स्लिट की तरफ मूव करेंगी। इस तरह अल्टरनेटिवली सैंपल सेल की लाइट को और रेफरेंस सेल की लाइट को आईआर रिफ्लेक्ट करता है। देन ये स्लिट है, स्लिट से मूव करके दिस इज डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, ये मोनोक्रोमेटर के तौर पे काम करता है, जो लाइट को उसके कंपोनेंट्स में, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। और देन ये स्लिट है जो एक स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ लाइट को सेलेक्ट करती है जो रिक्वायर होता है। ये मूविंग स्लिट होती है, मूव कर सकती है, जो हमें जिस वेवलेंथ की लाइट चाहिए वो उससे सेलेक्ट करवाता है। देन ये डिटेक्टर पे जाती है और देन एम्पलीफायर, क्योंकि कुछ हमारे पास बहुत मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है जिसकी वजह से ग्राफ हमारे पास क्लियर नहीं आता, तो हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ताकि वो पीक्स हमें एम्पलीफाई या बड़ी करके दिखाए, ताकि कोई भी एरर के चांसेस कम हो जाए। एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। एम्पलीफायर भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। देन रिकॉर्डर जिस पे हमारा फाइनल ग्राफ बन के आता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर आईआर इंट्रोडक्शन। ये बेसिक आईआर का इंट्रोडक्शन था। कमिंग लेक्चर्स में हम लोग इसके जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज ऑफ आईआर हैं कि किस तरह की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज होती हैं आईआर की, और स्पेक्ट्रल वगैरह को हम लोग कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। सो एनी क्वेरी क्वेश्चन यू मे आस्क।